हेलो एवरीवन, मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसबीआई क्लर्क प्री एग्ज़ाम में इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में हमारी क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे इस चीज़ को लेके कि सर एक वीडियो लेके आइए जिसमें आप हमें समझाएँ, आप हमें बताएँ कि हम एग्ज़ाम में जब इंग्लिश का सेक्शन ओपन हो तो कौन से क्वेश्चंस पहले बनाएँ और कौन से क्वेश्चंस बाद में बनाएँ। ठीक है? तो मेरी एक जनरल रिकमेंडेशन रहती है कि जब भी कोई भी सेक्शन ओपन हो, हमेशा हमें ईज़ीएस्ट क्वेश्चंस बनाने चाहिए, ताकि हम सबसे पहले कॉन्फिडेंस गेन कर लें। एक कट ऑफ लेवल तक हम पहुँच जाएँ और उसके बाद फिर हमें अगर टाइम बच रहा है, तो मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट सेट्स को या क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। और एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा वो ये कि ईज़ीएस्ट क्वेश्चंस जब भी हम बनाएँ, तो कोशिश करें, वी शुड मेक श्योर कि उनको हम स्पीड से बनाएँ। सो दैट हमारे पास अच्छा खासा टाइम अवेलेबल हो मॉडरेट एंड डिफिकल्ट सेट्स को अटेम्प्ट करने के लिए। अगर इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन की बात करूँ तो ग्रामर बेस्ड टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस हैं लाइक फाइंड द एरर हो गया, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, इन्हें आप पहले बनाएं। फिलिंग द ब्लैंक बेस्ड क्वेश्चंस बनाएं, क्लोज टेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस बनाएं, वर्ड स्वैप, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप पहले 10 मिनट में और ज़्यादा हो सके उससे भी कम टाइम में पहले बना लें, सो दैट आपके पास अच्छा खासा टाइम बचे किसके लिए? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। और अगर सेंटेंसेस रीअरेंजमेंट भी हो तो उसके लिए भी, ठीक है? क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो या फिर सेंटेंसेस रीअरेंजमेंट हो या पैराजम्बल्स हो, उसमें डेफिनिटली आपका टाइम लगना है। अब मान लीजिए कि आपने जो ईज़ीएस्ट क्वेश्चंस हैं, इनको बनाने में ही 15 मिनट लगा दिए, तो डेफिनिटली 5 मिनट में आप आरसी या फिर जब पैराजम्बल सॉल्व करने जाएँगे, तो वहाँ आप एक्ज़ास्परेट फ़ील करेंगे, वहाँ आप नर्वस फ़ील करेंगे और फिर आप वहाँ गलतियाँ करेंगे, जो कि आपको नहीं करनी है, ठीक है? तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक लाइव मॉक आपके सामने अटेम्प्ट करूँगा एसबीआई क्लर्क प्री का ही स्मार्ट वेबसाइट पे और दिखाना चाहूँगा कि मेरी अप्रोच जो मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ, क्या होती है इन जनरल और कैसे मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है? सो हियर आई गो, चलो करते हैं स्टार्ट। हुँ। बात अब मैं कम करूँगा, ठीक है? और क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करूँगा तो आप बीच-बीच में जो भी बोलूँ उस पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है? फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेते हैं और सबसे पहले ये आरसी ही ओपन हो गया है तो आई बिलीव 6-7 क्वेश्चंस तो होंगे इसमें। ओहो! ओह माय गॉड! 9 क्वेश्चंस, चलो ठीक है। अब हमारे सामने आया है फाइंड देयर क्वेश्चन। व्हेन सेंट पीटर्सबर्ग टाइम्स प्लांट वाज़ बिल्ड इन नहीं होगा, बिल्ट इन होगा। थर्ड फॉर्म आनी चाहिए तो बी में एरर है, आगे बढ़ते हैं। ही इज़ ऑलवेज़ बीइंग अ cheerful, okay, good-natured kid with very few inhibitions, which sometimes does not lead to the best classroom behavior. Okay. जो क्लियर एरर दिख रही है वो दिख रही है ए पार्ट में ऑलवेज जो कि एक एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है उसके साथ हम बीइंग यानी कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज करते तो ए में एरर है। आगे जब मैंने पढ़ा इनहिबिशंस के बाद डज नॉट आ रहा है पर ये हो सकता है डज नॉट पूरे आइडिया के लिए आ रहा है, मतलब ही से लेके इनहिबिशंस तक जो भी बात हो रही है उसके लिए आ रहा है। तो डेफिनेटली जो एरर हमें दिख रही है साफ साफ वो है ए पार्ट में। आगे बढ़ते हैं। ही possessed a natural coordination and aptitude for understanding an airplane's मैकेनिकल सिस्टम। एयरप्लेन के साथ एस लगाया है, अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है, इट्स ओके चलेगा। ही possesses नेचुरल कोऑर्डिनेशन एंड एप्टीट्यूड फॉर अंडरस्टैंडिंग एन एयरप्लेन्स मैकेनिकल सिस्टम। सही लग रहा है मुझे, नो एरर है। आगे बढ़ते हैं। वेदर कैन विल बैक डाउन फ्रॉम दोज क्लेम्स एंड forfeit the interest and damages will likely depend on its institutional shareholders। इंटरेस्ट एंड damages सही है। likely depend on will likely depend on its institutional, इट्स आ रहा है, ठीक है। नहीं, मुझे श्योरिटी नहीं आ रही, मैं इसको स्किप करूँगा, आगे बढ़ते हैं। इवन थ्रू नहीं आएगा, इवन दो आएगा, सो ए में एरर है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्लोज़ टेस्ट आ गया और मैनी ऑफ अब क्लोज़ टेस्ट के लिए मुझे मैं क्या करता हूँ जनरली जो ब्लैंक होता है उसके आगे और पीछे वाला हिस्सा देखता हूँ और ऑप्शंस देखता हूँ और देखता हूँ कौन-सा ऑप्शन फिट हो रहा है। तो लॉक लॉकडाउन केम विद लाइफ़स्टाइल चेंजेस। लॉकडाउन में लाइफ़स्टाइल चेंजेस को लेके बात हो रही है। क्वाइट, ड्रास्टिक, बिकमिंग, सेल्फ स्टैगर। ड्रास्टिक बहुत बड़े स्तर पे लाइफ़स्टाइल चेंजेस हमें देखने को मिले, ठीक है। दूसरा ब्लैंक है गो बैक टू द ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज, आफ्टरमैथ ऑफ डाइट, अंडर ऑफ डाइट, हाइंडसाइट ऑफ डाइट, स्वे ऑफ डाइट, बेसिक्स ऑफ डाइट। बेसिक्स ऑफ डाइट यानी जो मूलभूत डाइट और एक्सरसाइज थी उस पे वापस आने की कुछ बात हो रही है, सही है। इसके बाद अगला ब्लैंक है प्लानिंग फॉर योर वर्क वीक। प्लानिंग फोरहेड होता है माथा, नहीं होगा। अहेड, प्लानिंग अहेड होता है। फॉरवर्ड नहीं होता, फॉरवर्ड होता है। इनहांस्ड, डिस्टिंक्ट, प्लानिंग अहेड। आगे बढ़ते हैं।
अगला है ब्लैंक हमारा, स्टे इंस्टेड ऑफ कन्फाइनिंग योरसेल्फ टू योर डेस्क, ठीक है। स्टे क्योटिक, पैसिव, एक्टिव, स्टे एक्टिव। आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर टू स्टे थ्रू द वर्क डे, रिमेंबर टू स्टे हाइड्रेटेड, पॉजिटिव होना चाहिए कुछ वर्ड यहाँ पे, हाइड्रेटेड यानी पानी पीते रहना चाहिए हमें। रिमेन, रिमेंबर टू स्टे, रिमेन, नो। स्टे इनहिबिट, स्टे लेथार्जिक, स्टे वोक, नो, हाइड्रेटेड। क्लियर है, चलो। अब ये क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द मिस स्पेल वर्ड, ठीक है। अब मिस स्पेल वर्ड्स के लिए मैं क्या करता हूँ, ऑप्शंस पकड़ता हूँ, ऑप्शंस में अगर कोई एरर मिल गई तो उसको मार्क कर दिया, नहीं तो फिर सेंटेंस पढ़ते हैं। प्रोटेक्शन, इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड नहीं होता, एंडेंजर्ड होता है, ई एन होता है, इसमें एरर है। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स लर्न लैंग्वेज अप्रेस, कोई एरर नहीं है। स्टूडेंट्स डिड नॉट वांट टू लर्न एंड टीचर्स डिड नॉट वांट टू टीच इन द लैंग्वेज ऑफ द अप्रेस, यहाँ गड़बड़ है। अप्रेस होता है वर्ब, हमें चाहिए द के बाद एडजेक्टिव, ताकि वो द के बाद जो एडजेक्टिव लगा के फ्रेज बने, नाउन फ्रेज बने, यानी सारे अप्रेस्ड लोगों की बात, तो अप्रेस्ड होना चाहिए था, अप्रेस नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। द डिटेन्ड, हम यहाँ पे है अनटिल, अनटिल की स्पेलिंग गलत है, एक एल होता है। वल्चर्स नेस्ट अटॉप, अनअसेलेबल, अनअसेलेबल की स्पेलिंग गलत है, डबल एस होता है। आगे बढ़ते हैं। अगेन ब्लैंक्स बेस्ड हैं। द नेवी लाउंज्ड, लिटिगेटेड, बार्ड, एस्टिमेटेड, एनक्लोज्ड। आगे बढ़ते हैं। द नेवी दैट रिपेयरिंग द शिप वुड रन मोर देन $2.5 बिलियन, रुपए की बात हो रही है, इतना एस्टिमेट आएगा, एस्टिमेटेड। आगे बढ़ते हैं। द पार्क्स वेयर दे सिट आर समटाइम्स लैंडस्केप्ड एंड विद एवरी फैसिलिटी, इक्विप विद आता है, इक्विप विद आता है, गॉट विद, नो, विजिटेड विद, फॉरवर्ड विद, नो, इक्विप विद। ओह, सो यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे वन लाइनर्स। अब हमारे पास बचा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड पैराजम्बल। मैं पहले जाऊंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, और इसमें भी हमें देखने हैं वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं क्या, हैं जी, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स बोल्ड हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन वोकैबुलरी का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एम्बिएंट। एम्बिएंट होता है वातावरण से संबंधित, एम्बिएंट लाइटिंग होती है जो सूदिंग होती है बहुत, है ना, रेस्टोरेंट्स वगैरह में एम्बिएंट लाइटिंग लगी होती है। सो यहाँ पे एम्बिएंट नॉइज लेवल्स की बात हो रही है। सर्कमस्टांसेस, सराउंडिंग्स, ईरा, कैटलिस्ट, अथॉरिटी, सराउंडिंग्स। आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम बताना है अनविटिंग का। अनविटिंग, विट, बुद्धि की बात होती है। अनविटिंग कुछ लग रहा है जो ना हो, जिसमें बुद्धि। एज अनविटिंग बाय स्टैंडर्ड्स आर बीइंग पुट एट रिस्क बाय नॉइज जनरेटेड बाय अदर्स, ओके, यानी जिनको पता ना हो, सो इग्नोरेंट होना चाहिए। इसका एंटोनिम था, नो, सिनोनिम था, हाँ सही, ठीक है ना। अनविटिंग यानी जिनको पता ना हो, इग्नोरेंट सिनोनिम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम बताना है सटल का। सटल माने सूक्ष्म, कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, या किसी को बताने में भी कुछ कॉम्प्लेक्स हो, उसके लिए भी हम सटल यूज करते हैं। द इफेक्ट्स कैन बी सटल अफेक्टिंग स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज, फाइन नहीं होगा। क्रूड, प्रिसाइज, सटल प्रिसाइज नो, सटल एक्यूरेट नो, एप्रोप्रिएट नो। क्रूड हो सकता है, सटल माने जो काफी रिफाइंड हो, है ना, बहुत ज्यादा, और क्रूड यानी जो रॉ हो, ऊपर ऊपर के स्तर का। द इफेक्ट्स कैन बी सटल अफेक्टिंग स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज, तो हाँ, यहाँ पे इफेक्ट्स सेटल हैं, यहाँ पे इफेक्ट्स क्रूड हैं, यानी कि एकदम से ऊपर आ रहे हैं आपके। हाँ, क्रूड होना चाहिए, क्योंकि बाकी ऑप्शंस अगर हम देखें तो उनको हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, क्रूड होना चाहिए, ठीक है, डन। सो अब मैं वापस से आऊँगा इस पे पहले क्वेश्चन पे, और हम पढ़ेंगे अब पैसेज, और पैसेज पढ़ते समय मैं करता हूँ माइंड मैपिंग, तो मैं अपना नोट पैड अंदर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अभी टाइम हमारे पास है 14 मिनट का, चलिए करते हैं। मॉडर्न लाइफ हैज ब्रॉट many advantages to all of us. Machines and the equipment we use for so many things today are also presenting us with new health concerns. Health concerns की बात हो रही है, one of those is noise. Noise की बात हो रही है मेनली। सब लोग कंप्लेंट करने नॉइस की। सिटी कैन रीच अस, ओके। नॉर्मल जो लेवल है वो पहुंच रहा है कहाँ पे, 95 डेसिबल पे कॉम्बिनेशन। वो किस चीज़ से हो रहा है, ट्रैफिक से हो रहा है, मशीन से हो रहा है, डेली हसल से हो रहा है, ठीक है। Especially when you take into account the government's own health advice about noise says the centimeters there is a limit before level starts suffering here, okay। गवर्नमेंट कह रही है 70 डेसिबल लिमिट है भैया, इसके ऊपर गया तो हेयरिंग परमानेंटली जा सकती है, ठीक है। In fact, some are calling these ambient noise levels the new second-hand smoke, okay।
यानी कि इसको बोला जा रहा है एक तरीके से पैसिव स्मोकिंग की तरह आपको अफेक्ट कर सकता है। एज अनविटिंग बायस्टैंडर्स आर बीइंग पुट, हाँ इग्नोरेंट वाला बात आ गई, ठीक है। द प्रॉब्लम इज दैट कांस्टेंट एक्सपोजर टू वॉल्यूम लेवल्स आउट नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस। ओके, 85 डेसिबल से ऊपर अगर है तो ये बोला जा रहा है कि नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, और इफेक्ट्स कैसे होंगे, परमानेंट होंगे। The effects can be subtle, affecting specific frequencies, in particular making low volume speech such as whisper hard to hear. Okay, मतलब इतने ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं कि आप विस्पर भी ना सुन पाएँ। इट इज़ अ प्रॉब्लम अफेक्टिंग इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल ऑल ओवर द कंट्री। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सारी कंट्री में लोग इससे जूझ रहे हैं या फेस कर रहे हैं, हो सकता है अफेक्ट कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम अफेक्ट कर रही है उनको, ठीक है। इनफैक्ट 1 in 5 टीनेजर्स, 1 in 5 टीन्स सिम्टम्स दिखा रहे हैं हियरिंग लॉस के। It's not noisy environments of a city that are contributing. Turn up full volume. Okay. Digital music, players, phones, ये सब ये कहाँ तक पहुँच सकते हैं? 130 डेसिबल तक पहुँच सकते हैं। लाउडर देन अ कंस्ट्रक्शन साइट। You can imagine how easily it is to damage hearing that level of volume. ठीक है, सही है। Next paragraph. Listening to music on the go through headphones is not going away तो, and having headphones on the music can help. Okay, यानी कहा जा रहा है कि headphones are good at times, ठीक है। The adverse effect of the noise and auditory research assessment, एडवर्स इफेक्ट्स की बात हो रही है। हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कान चले गए आपके, टिटनेस की बात हो रही है, और ईयर एक की बात हो रही है, कान में दर्द हो रहा है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस की बात हो रही है, ठीक है। और इन सब से क्या हो रहा है, वर्क एफिशिएंसी ख़त्म हो रही है, स्लीप ख़त्म हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है स्लीप में, रेस्ट में, इन्फ्लुएंस स्पीच कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों पे इफेक्ट पड़ रहे हैं, ठीक है। हियरिंग इम्पेयरमेंट हैज़ बीन डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। ओके, यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात हो रही है कि हमारी सुनने की जो एक सीमा है वो बढ़ गई है, ठीक है। द फैक्टेड मतलब थ्रेशोल्ड बढ़ गया है, ठीक है। सीमा नहीं बढ़ गई है, थ्रेशोल्ड बढ़ गया है। द अफेक्टेड पर्सन इज अनेबल टू अंडरस्टैंड स्पीच। ओके, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट मेनली अकर्स इन द फ्रीक्वेंसी रेंज। अच्छा, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग जो इम्पेयरमेंट है उसकी रेंज बोली गई है 3K से 6K हर्ट्ज, और ज़्यादा बढ़ती है लोअर फ्रिक्वेंसी। स्पीच इंटेलिजिबिलिटी कैन बी रिड्यूस इवन 10 डेसिबल। एवरेज्ड ओवर दोनों कानों के लिए, ठीक है। एवरेज ओवर, इसमें काफ़ी डेटा है। सिग्निफिकेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट अकर्स ऑन एक्सपोजर टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू नॉइज लेवल। ओके, चलो देखते हैं आगे। नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस हैज़ बीन साइंटिफिकली established an adverse health effect of noise. In temporary hearing loss, the hearing threshold is elevated temporarily, known as temporal threshold shift. With chronic exposure, permanent threshold of okay loss becomes permanent due to irreversible damage to the sensory cells. Okay, जो बात बोली जा रही है कि हियरिंग लॉस परमानेंट कब होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब सेंसरी सेल्स इरिवर्सिबल डैमेज, और कहाँ पे, कोलिया करके कुछ लिखा हुआ है। Noise indications usually first affect the hearing threshold and high frequency of the range of speech perception 4K Hz. Hence, the sound is become severe. Okay. Susceptibility of an individual to noise-induced hearing loss varies greatly. Okay. Individual ये वेरी करती है। डिजिबल प्रिडिक्ट करने में डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि वेरी करती है। द वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स मेक्स अप अ साउंड वेव। ओके, वाइब्स बनाते हैं क्या, साउंड वेव्स। लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स दैट आर फार अपार्ट एंड हाई फ्रीक्वेंसी बंच टुगेदर। ओके, low sound waves are funneled from the outer ear। कितना टाइम बचा है, 7 मिनट बचे हैं। एंड फिर ये जाते हैं कहाँ पर, मिडल एयर में।
वाइब्रेट करते हैं किसको, ईयर ड्रम को। एंड द थ्री टाइनी बोन्स, तीन बोन्स होती हैं लाइंग ऑन द साइड ऑफ ईयर ड्रम पिक अप द वाइब्रेशन पास इट ऑन को एंड द इनर ईयर। ठीक है। द वाइब्रेशन इज पिक्ड अप द ईयर बाय स्मॉल स्पाइरल शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड द कोलिया। और ये वाइब्रेशन पिक करता है क्या, कौन करता है, कोलिया। हेयर्स ऑन द कोलिया सेंस द वाइब्रेशन पास ऑन द मैसेज ऑफ ब्रेन। जो हेयर होते हैं वो कोलिया के ऊपर होते हैं, वो फिर ब्रेन को मैसेज पास करता है। सेंसिटिव हेयर्स आर बेंड डैमेज एंड ब्रोकन बाय एक्सेस नॉइस। अच्छा, नॉइज इनको बेंड कर देता है। द रिजल्टिंग स्कार टिश्यू कांट कंडक्ट साउंड। ओके, तो अगर जो साउंड आती है, बताया जा रहा है वो हेयर को डैमेज कर देती, तो वो सिग्नल पहुंचता ही नहीं है कोलिया तक, फिर कोलिया ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाता। आई बिलीव यही बात हो रही है। ठीक है। इसमें लास्ट में लिखा द पार्ट्स ऑफ द ईयर दैट प्रोसेस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स आर यूजुअली द फर्स्ट टू बी अफेक्टेड। ओके, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम कितना है, 6.5 मिनट का। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या था। Which of the following are the adverse effects of noise pollution are mentioned in the passage? Pain in the ear, हाँ ईयर एक की बात हुई थी। हम्म हम्म ये रहे। हेयरिंग इम्पेयरमेंट, टिटनेस, ईयर ईयर पे एक, और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। पेन इन द ईयर सही है, हेयरिंग एक। मेंटल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस इज टेम्परेरी एंड कैन बी फुली रिवर्स ओवर टाइम। एडवर्स इफेक्ट्स की बात हो रही है, तो थर्ड पॉइंट तो मुझे वैलिड लग ही नहीं रहा। फर्स्ट एंड सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल, ऑल 1 2 3 तो है ही नहीं ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is a reason that makes prediction of the extent of hearing loss difficult? It can not be easily noticeable by doctors. It increases gradually. The susceptibility of it in individuals varies a lot. ये हमने पढ़ा था, वेरी कर रहा था। हाँ, ये प्रिडिक्शन डिफिकल्ट है क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर रहा था। सही है, सो हमारा ओनली थर्ड होना चाहिए, ओनली थर्ड यानी कि सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मिंग ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव वाइब्रेशन की बात हुई थी। हाँ, साउंड वेव, लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स, वाइब्रेशन ऑफ एयर मोलिक्यूल्स, एक्सेसिव नॉइस, स्कार टिश्यू, नो, साउंड वेव्स वाइब्रेशन से हो रहे थे। आगे बढ़ते हैं। फॉल्स पूछा है, एक्सेसिव नॉइज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज ऑफ सेंसिटिव हेयर्स, ये सही बात है। द पार्ट विच पिक अप वाइब्रेशन एंड पास इट ऑन इज कोलिया। वाइब्रेशन को हेयर पिक करते हैं ना, कोलिया तक। ठीक है, सो ये गलत है। हेडफोन्स इज इन अ नॉइजी एरिया मेक्स द नॉइज पोल्यूशन वर्स्ट। नो, हेडफोन्स आर गुड। एक बार हमने लिखा था कहीं पे, हेडफोन्स आर गुड। हर बार नहीं होते, हेडफोन्स आर गुड। ठीक है, सो यानी कि सेकंड एंड थर्ड फॉल्स है, तो ए ऑप्शन होगा। ठीक है। टोन पूछी है पैसेज की। सो ह्यूमरस यानी कि हंसी मजाक वाली, नो। लॉडिटरी, तारीफ करने वाली, नो। स्पेक्युलेटिव, ठीक है। विट्रियोलिक, जहाँ कुछ द्वेष की बात हो बहुत ज़्यादा, नो। प्रोवोकेटिव, प्रोवोक करने वाली, नो। सो अगर एलिमिनेशन टेक्निक पे जाऊँ तो स्पेक्युलेटिव ही हमारी टोन बचती है, जो कि हो सकती है क्योंकि यहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन से संबंधित चीज़ें बताई गई कि ये हो सकता है, कान डैमेज हो सकते हैं, और बहुत सारे इफ़ेक्ट्स की बात की गई है, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की बात की गई है, तो स्पेक्युलेटिव हो सकता है। और भी कुछ बेटर वर्ड हो, और भी कोई बेटर टोन यहाँ पे हो सकती थी, पर स्पेक्युलेटिव क्योंकि एकमात्र ऐसी टोन है जो कि सही हो सकती है, बाकी सारे सारी हमने एलिमिनेट कर दी। आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत कम बचा है। ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच अकर्स नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट। आई बिलीव 3000 6000 कुछ था। 3000 6000 नॉइज इम्पेयरमेंट वाला, 3000 6000 एक बार कंफर्म कर लें इसको। नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट मेनली अकर्स इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 3000 6000। ठीक है, डन है। 3000 6000, यस। आगे बढ़ते हैं, हो गया डन। अब आ जाते हैं हम किस पे, पैराजंबल पे। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द यूज ऑफ जियोस्पेशल डेटा बाय मैनी बिजनेसेस। ओके, हो सकता है ये पहला सेंटेंस। But it is nearly impossible for the government alone to map the entire country, that too with high accuracy and quickly. No, the government too needs similar data. ठीक है, डेटा की बात ए में हुई है। नया खोल लूँ ये, इसमें लिखने की ज़रूरत पड़ेगी जल्दी से, या फिर यहीं लिख देते हैं नीचे। हो जा भाई, हाँ। ये हमारा हो सकता है फर्स्ट। गवर्नमेंट सी, गवर्नमेंट टू नीड्स, टू नीड्स सिमिलर डेटा।
Private sector has been demanding a more comprehensive, accurate, granular, and constantly updated representation of geospatial data. डी भी हो सकता है. Has been demanding a more comprehensive, accurate, and constantly updated. Increase in the use of geospatial by many businesses. Businesses बड़ा confusion है इसमें ए और डी में. This can augment public-private partnerships. With more players coming into the fray, this process will speed up. अब ए एंड डी में कन्फ्यूजन है क्योंकि इसमें पूरी पूरी बातें हो रही हैं. इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द यूज ऑफ जियोस्पेशियल डेटा बाय मैनी बिजनेसेस. द प्राइवेट सेक्टर हैज़ बीन डिमांडिंग अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव, एक्यूरेट एंड कॉन्स्टेंटली अपडेटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ जियोस्पेशियल डेटा. अब मैं डी को ऊपर लिखूं तो भी कुछ समझ में आ रहा है, मतलब क्लियर लग रहा है, और ए भी लिखूं तो भी. चलो ठीक है, आगे देखते हैं. तीसरा देखते हैं. बट इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल द गवर्नमेंट अलोन टू मैप दिस एंटायर कंट्री दैट नो. हाँ, अब ए और डी में बात हो रही थी डेटा की. अब सी में भी बात हो रही है. द गवर्नमेंट टू नीड्स सिमिलर डेटा. ऊपर बात हो रही थी बिजनेसेस की, प्राइवेट सेक्टर की. यहाँ पे सी में बात हो रही है, यानी कि सी कंफर्म थर्ड है. सी द गवर्नमेंट टू नीड्स सिमिलर डेटा फॉर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स. दिस कैन ऑगमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स. बट इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट की बात हो रही है सी में, बी में बात हो रही है गवर्नमेंट की. बट इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट अलोन टू मैप द एंटायर कंट्री दैट टू विद हाई एक्यूरेसी एंड क्विकली. ठीक है, यानी कि हमारा जो बी है ये होगा फोर्थ. ठीक है, देखते हैं. विद मोर प्लेयर्स कमिंग इन टू द फ्रे दिस प्रोसेस विल स्पीड अप. देखो, दैट टू विद हाई एक्यूरेसी एंड क्विकली अलोन मैप द एंटायर कंट्री, दैट टू विद हाई एक्यूरेसी एंड क्विकली, यानी इनको प्रॉब्लम होगी अलोन अगर करेंगे तो. अब इसमें लिखा है एफ में, विद मोर प्लेयर्स कमिंग इनटू द फ्रे दिस प्रोसेस विल स्पीड अप, यानी ज़्यादा प्लेयर्स आएंगे तो ये प्रोसेस स्पीड पकड़ेगा. तो एफ मैं कर सकता हूँ फिफ्थ. और दिस कैन ऑगमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये हो गया हमारा सिक्स्थ. इसमें मैं श्योर नहीं हूँ फर्स्ट एंड सेकंड के लिए, तो चलो देखते हैं. बाकी 3-4 क्वेश्चन तो बनेंगे. 20 सेकंड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शुड बी द थर्ड सेंटेंस. थर्ड सेंटेंस सी है हमारा भैया, आगे बढ़ते हैं. फोर्थ सेंटेंस बी है हमारा, आगे बढ़ते हैं. लास्ट सेंटेंस हमारा सिक्स्थ. कौन सा था लास्ट सेंटेंस? लास्ट सेंटेंस ई था ना. हाँ, ई है ना. ठीक है. एंड सेकंड हो गया. फर्स्ट कौन सा रह गया? ओ, टाइम इज अप, टाइम इज अप, टाइम इज अप. सो दिस वाज इट. पेपर अच्छा था यार, मतलब पैसेज में क्वेश्चंस 9 थे तो लेंथ भी ज़्यादा थी. एंड जो ये था हमारा सेंटेंसेस रीअरेंजमेंट. अब इसमें जब श्योरिटी नहीं होती ना, तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप क्वेश्चंस को स्किप करें. ज़बरदस्ती नहीं करनी है. आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आपके दिमाग में 1% भी डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दें. वहाँ वहाँ पे -0.25 गेन ना करें. ठीक है, तो मेरे तो दिमाग में डाउट था भैया. आपको अगर श्योरिटी हो तो आप मार्क करें, पर जहाँ मुझे नहीं होती मैं मार्क नहीं करता. सो अभी देखते हैं रिजल्ट. मैंने 27 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं इंग्लिश के सेक्शन में. देखते हैं. 27 मार्क्स विद 100% एक्यूरेसी. ये सबसे ज़्यादा मुझे प्यारी होती है, एक्यूरेसी. यानी अगर कोई चीज़ नहीं आती तो उसको नहीं अटेम्प्ट करना होता है, उसको छोड़ना होता है. परसेंटाइल पर नज़र डालिए. परसेंटाइल है 99.97. इट मैटर्स अ लॉट, है ना. अगर आपको एग्ज़ाम में बाकियों से रैंक, अगर रैंक मैटर करती है और रैंक ही मैटर करती है, तो बाकियों से ऊपर रहना है तो अपने परसेंटाइल को ऊपर रखना पड़ेगा. और परसेंटाइल ऊपर रखने का तरीका है ये है कि आप जिन क्वेश्चंस को आपको नहीं कोई भी श्योरिटी ना हो, वहाँ आपको नहीं आते, उनको मार्क नहीं करना है. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. सो दिस वॉज इट गाइज. और देख लें एक बार कि जो क्वेश्चंस नहीं बने वो उनके आंसर्स क्या थे. एक 13 क्वेश्चन, हाँ, इस ये मैंने छोड़ा था जानबूझ के. इसमें है बी, फ्रॉम दोज क्लेम्स एंड फॉरफिट. एक्सप्लेनेशन क्या लिखी है? द सेंटेंस इज erroneous ड्यू टू द यूज ऑफ एंड द सेंटेंस यूजेस वेदर विच इज यूज्ड व्हेन समवन इज गिवन अ चॉइस. ओके, वेदर लिखा हुआ था ए में. वेदर कैन विल बैक डाउन फ्रॉम दोज क्लेम्स और फॉरफिट. हाँ ठीक है. सो बी में एरर थी. और हमारे ये दो छूटे थे. इसमें किस क्या बोला गया है? ए को पहले रखा गया है. इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द केस ऑफ जियोस्पेशियल डेटा. चलो कोई नहीं. ए एंड डी. मुझे क्यों डाउट हुआ? क्योंकि ऊपर
मैनी बिज़नेसेस था। फिर प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही थी। अब यहाँ अगर ऐसा होता बाय मैनी ऑर्गेनाइज़ेशंस तो डेफ़िनिटली मैं ए पे जाता मतलब फर्स्ट के लिए। पर क्योंकि बिज़नेसेस था ना, इसीलिए मेरे दिमाग में बार-बार डाउट आ रहा था कि कहीं डी पहला तो नहीं है, क्योंकि पहले प्राइवेट सेक्टर आ गया फिर उसके बाद बिज़नेसेस की बात हो। चलो कोई नहीं, पर हम जब भी बात शुरू करते हैं अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो हम बोलते हैं पिछले कुछ सालों से। तो एक स्ट्रॉन्ग चॉइस ए भी थी, पर क्योंकि मैंने बोला डाउट था तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है? सो दैट्स इट गाइज़। बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा ये वीडियो? कैसा लिखी पूरी स्ट्रैटेजी जो मैंने फ़ॉलो की वो कैसी लगी, और क्वेश्चंस सॉल्व करते समय भी मैंने जो चीज़ें यूज़ की, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं जो ट्रिक्स यूज़ की, वो आपको कैसे लगी? और क्या आप और ऐसे सेशंस मुझसे चाहते हैं? प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।